नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी। यूपीएससी पीएफओ 2025 को टारगेट करते हुए हमने अकाउंटिंग को ऑलरेडी आपके लिए लगभग कंप्लीट करा दिया है 80% तक, जिसके लिए हमने 22 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पर हमारे मैराथन सेशन चल रहे हैं जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग रिवीजन जो है वो अवेलेबल करा रहा हूँ। इससे पहले हम 4 रिवीजन की क्लासेस कर चुके हैं। रिवीजन को मैंने प्लेलिस्ट में नहीं जोड़ा है क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। इस रिवीजन सिनेरियो को बनाने का तरीका यही है कि आप सभी बच्चों को जो 22 लेक्चर मैंने लिए हैं उनका एक कंसाइज रिव्यू मैं आप सभी को दे चुका हूँ। इससे पहले इसके अलावा हमारे जो हिंदी मीडियम के कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, साथ में ऐप पर कंप्लीट अवेलेबल है। तो यदि अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इस रिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सबसे पहले आप हमारे 22 वीडियोस को जरूर देख सकते हैं क्योंकि इन 22 वीडियोस में वही क्लासेस है, वही सारे कंटेंट है जो मैं यहाँ पर 5 क्लासेस में रिवाइज करा रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट जो करूँगा कि उस 22 सेशन को आप जरूर देखें। इसके अलावा हमारा PDF कोर्स अवेलेबल है जिसकी कीमत 599 रुपये है। इसमें 12 थ्योरी मॉड्यूल आप सभी के लिए हमने अवेलेबल कराए हैं जो कि बाइलिंगुअल हैं। MCQ सब्जेक्ट वाइज आपको PDF मिल रही है। वन लाइनर जिसमें मैं 18,000 आपको वन लाइनर कराने वाला हूँ, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फुल इन टेस्ट के यहाँ पर मैं बात करूँ तो फुल इन टेस्ट यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं लगभग 5 फुल लाइन टेस्ट मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी PDF फॉर्मेट में, और एक जो है वो लाइव फॉर्मेट में फुल लाइन टेस्ट हमारा अवेलेबल है। इसके अलावा आपको 10 PDF फॉर्मेट के टेस्ट और मिलेंगे और 14 जो है वो फुल लाइन टेस्ट और मिलेंगे लाइव फॉर्मेट में। लाइव का चीज़ अवेलेबल है 2025 में। इसमें हमने कुछ नए मॉड्यूल्स ऐड करे हैं, प्लस फ्री कोर्स जो है यहाँ पर हिंदी मीडियम का हम दे रहे हैं। फ्री वीडियो कोर्स जो है वो हिंदी मीडियम का हम कंप्लीट करा रहे हैं इस 599 के साथ। तो यदि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो ये तो इसके लिए तो आप पेमेंट कर रहे हैं, बट आपका वीडियो कोर्स है वो आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग ज्वाइन ज़रूर करें हमारे चैनल को। बहरहाल स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले हम 4 क्लासेस ले चुके रिवीजन की। आज हम देखने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लासेस थोड़ा सा फास्ट रिवीजन फॉर्मेट में हम कर रहे हैं, जिसका काम है कि आपको एक फैमिलियर टच दिया जा सके उन 22 क्लासेस का जो कि डिटेल्ड में मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, क्योंकि ये क्लासेस हम जनवरी तक लगभग कंप्लीट कर चुके थे। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर 2017 में आया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, यदि अब 2016-17 का पेपर देखेंगे तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। तो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन बस करूँगा अपने बिहाफ पर। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, मतलब उनका काम बिजनेस रन करना नहीं है फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी। ये काम करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ठीक है। मतलब हो सकता है ये एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है ये स्कैवेंजिंग या स्कैवेंजर्स के लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है ये गर्ल चाइल्ड को प्रमोट कर रहे हो, गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी को प्रमोट कर रहे हो, उनकी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, क्वाइट पॉसिबल कि किसी माइनॉरिटी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किसी अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं, और इनका जो मेन या प्राइम कॉज होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड ये इनका जो काम होता है ये छोटे छोटे सिनारियों में चीज़ों को जो है वो संभालना, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के जो इश्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे जो और अदर इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल एविल हो सकते हैं, उनके लिए या उनको हराने के लिए काम कर सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को यदि हम समझें तो बेसिकली ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, एंड आर्ट एंड कल्चर को ये प्रमोट करते हैं सोसाइटी में। इनका जो नेम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है कि भाई ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। तो इनकी जो अकाउंटिंग होगी वो ट्रेडिशनल जो कमर्शियल्स होंगे उनसे थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान होगी, ठीक है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटिव है, ये तो हम समझ चुके हैं, पब्लिक सर्विस है भाई, सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। तो इनके पास किसी तरह का ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो होने से रहा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब ये किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं जहाँ से आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट आ सके, तो बेसिकली सर फिर इनके अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, इनके अकाउंट्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो ये एक NGOs होते हैं। अब चूंकि NGOs होते हैं तो इसमें सोसाइटी के लोग पैसा डोनेट करते हैं, गवर्नमेंट पैसा डोनेट करती है, ग्रांट्स मिलते हैं, लोग अपने एंड से कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं। तो अब वहाँ पर बेसिकली पब्लिक बॉडीज़ बैठी होती हैं जो उसे गवर्न कर रही होती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि करप्शन कहीं भी कैसे भी पॉसिबल है, तो करप्शन ना हो पाए, जो पब्लिक का फंड है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो पाए, उसकी ट्रैकिंग सही हो सके, उसके जो टारगेटेड एम है वो हिट हो सके, इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इनकी प्रॉपर अकाउंटिंग करी जाए ताकि आप इनकम एक्सपेंसेस के जो डिटेल्स उन्हें ट्रैक कर पाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये किसी तरह की सेल या परचेज में नहीं आते, दैट इज़ वाई इनका एक ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं होगा। अब चूंकि ये सेल परचेज नहीं करते तो प्रॉफिट एंड लॉस का तो सवाल ही नहीं है, और हम क्लियरली देख चुके कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, हेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। ठीक है। अब इनके पास एक कैपिटल फंड अकाउंट जरूर होता है, जैसे कि किसी भी बिजनेस को चालू करने में एक कैपिटल फंड अकाउंट होता है। तो यहाँ पर जनरली इस कैपिटल फंड को जर्नल फंड के नाम से जाना जाता है। हम सभी ने इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ में जब ट्रेड यूनियन को पढ़ा था, तो ट्रेड यूनियन एक्ट में हमने जर्नल फंड को देखा था। तो बेसिकली देखिए, कैपिटल किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल होता है, बट उस कैपिटल का यूज़ क्या है, एम क्या है, उसके प्रोस्पेक्ट में हम इसके नेम अलग अलग रख सकते हैं। जब हम एक प्रॉपर प्योर बिजनेस में ऐसा पैसा लगाते तो हम उसे कैपिटल बोल सकते हैं, बट जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे तो इसे हम जर्नल फंड बोलेंगे, बिकॉज वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में या जो स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको या उनके एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा मेनली। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इनका मोटिव सर्विस होता है, यानी कि इनका जो मेन मोटिव है वो सर्विस करना है। अब सर्विस ये किसे दे सकते हैं, ये किसी पर्टिकुलर कास्ट को, कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर जेंडर को, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनिमल के लिए हो सकते हैं, जैसे कि भाई डॉग से रिलेटेड कम्युनिटी है, काऊ से रिलेटेड कम्युनिटी है, या जो इंडेंजर्स एनिमल है उनसे रिलेटेड कम्युनिटी है, कम्युनिटी माइनॉरिटीज से रिलेटेड हो सकती है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड हो सकती है, किसी पर्टिकुलर विमेन चाइल्ड से रिलेटेड हो सकती है। तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो जिस फील्ड में होता है उस फील्ड के लोगों के लिए, या उस फील्ड के जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो लोग हैं या एनिमल्स हैं या जो भी है वट जिसको भी वो सर्व करना चाह रहे हैं, जिसको भी प्रोटेक्ट या प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसके केस में ये काम करते हैं। ठीक है। अब इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हो सकते हैं, फूड दे रहे होते हैं, हेल्थ एंड केयर प्रोवाइड करा रहे होते हैं, रिक्रिएशन कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो रहा होता है कि भाई जो मान लीजिए जो पिछड़े गांव के लोग आते हैं उनके बच्चे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आगे होते हैं उन्हें अच्छे एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है रूरल एरियाज़ में। हैंड्स हो सकता है कुछ सोशल सर्विस ऐसी हों जो उन्हें रूरल एरियाज़ में जाकर वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं, ताकि वो नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके एंड सो ऑन। दूसरा जो मोटिव होता है इनका मेंबर्स। तो देखिए, मेंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज जब हम बात करते हैं किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बाय सेल नहीं होने की वजह से इनकम का जो सोर्स है वो लिमिटेड है। अब इनकम के दो सोर्स हैं, पहला सोर्स तो है मेंबर्स और दूसरा सोर्स है ग्रांट्स ऑफ गवर्नमेंट, जीओजी, ग्रांट्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ग्रांट्स ऑफ गवर्नमेंट ऐसा है कि भाई ये लिमिटेड होते हैं, ये सालों में एक आधी बार मिलते हैं, लेकिन जो मेंबरशिप है ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो यदि ये चाहें और मेंबर्स को ऐड करें तो क्वाइट पॉसिबल कि भाई जितने ज़्यादा लोग आएंगे, तो अब इनसे लोगों से वो किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कमा सकते हैं मेंबरशिप फीस से पैसा, है ना, मेंबरशिप फीस के तौर पर ये पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ग्रांट से पैसा कमा सकते हैं, या इसको हम ग्रांट ना बोल के डोनेशंस बोलेंगे, डोनेशन से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो यदि इनके पास मेंबर ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा फीस को कलेक्ट कर पाएंगे, मंथली, ईयरली, वट एवर द सब्सक्रिप्शन फीस दे विल चार्ज। अपार्ट फ्रॉम दैट लोग जो है वो डोनेशन कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी मंथली सैलरी में से डेफिनेटली कुछ डोनेट करना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो जो मंथली सैलरी में से एक स्पेसिफिक अमाउंट 1%, 1.5%, 2%, वट एवर इज़ पॉसिबल उसको डोनेट करते हैं। तो ये एक ऐसा सोर्स है, मेंबर्स एक ऐसा सोर्स है जिससे इनकी रेगुलर इनकम बनी रहती है। हैंस यहाँ पर मैंने मेंबर्स को इंक्लूड करा है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी, मेंबर्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैंने आपको बता दिए हैं। भाई गवर्नमेंट की ग्रांट आपको मिल सकती है, मेंबरशिप फीस आप ले सकते हैं, मेंबरशिप से डोनेशंस आप ले सकते हैं। क्लियर। यदि आपके पास एक्सेस में अमाउंट है तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उस पर आपको रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो जो भी पॉसिबल है वो उन चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा सरप्लस क्या होता है, तो सरप्लस जब जनरेट होता है कि मान लीजिए कि आपने जो पैसा है वो लगा दिया और उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट है जो बचा हुआ है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरप्लस का सिनेरियो इसलिए रखा गया है बिकॉज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है। सोर्स ऑफ इनकम तो लिमिटेड है बट दे हैव अनलिमिटेड एक्सपेंडिचर्स, है ना, क्योंकि यदि उन्हें किसी सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो डेफिनेटली
वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, दैट्स वेरी पॉसिबल, ठीक है। तो अब सरप्लस किसे बोलेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में यदि उन्होंने सफिशिएंट डोनेशन से अपना काम कर लिया है, उसके अलावा उनके पास एक ऐसा फंड बचा हुआ है जो कि रहेगा उनके अकाउंट्स में, जिसको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर, हम इसे सरप्लस बोलेंगे, ठीक है। चलिए, रेपुटेशन की हम बात करें तो भाई रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि रेपुटेशन अच्छी होगी, मान लीजिए आप डोनेशन करने जा रहे हैं, आप डोनेट करने जा रहे हैं, तो लेट्स से दो लोग हैं, एक एक्स व्यक्ति है जो आपसे डोनेशन मांग रहा है किसी काम के लिए, और एक है टाटा ट्रस्ट, वो आपसे डोनेशन मांग रहा है किसी के लिए। तो आप ऑब्वियस सी बात है टाटा ट्रस्ट को डोनेट करना प्रेफर करेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि भाई ये एक ट्रस्ट वर्थी ट्रस्ट है, और जो कि बहुत सारा डोनेशन पास्ट ईयर्स में करता रहा है सर रतन टाटा के नेतृत्व में, ठीक है। तो वी बिलीव कि भाई द टाटा ग्रुप इज फार बेटर टू डोनेट एज कम्पेयर टू द एक्स वन whom we don't know actually properly, ठीक है। तो यही सिनेरियो की रेपुटेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा यूज़ ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में वही चीज़ आएंगी कि जो ये डे टू डे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन फीसेज से लेते हैं, जो डोनेशन से लेते हैं, जो गवर्नमेंट की ग्रांट्स लेते हैं, उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब अकाउंटिंग की हम बात करें कि भाई अकाउंटिंग किस तरह से होता है, तो इसमें अकाउंटिंग में देखो प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले यहाँ पर कैश आ सकता है, तो भाई इनके पास एक कैश बुक होगा, ठीक है। इनके पास स्टॉक रजिस्टर होंगे जिसमें इनकी असेट लायबिलिटीज़, डेट स्टॉक डेट लायबिलिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। तो स्टॉक रजिस्टर में बेसिकली ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं अपने फिक्स्ड असेट का या कंज्यूमेबल और मेंटेनेबल असेट्स का, ठीक है। ये सभी के सभी का इनका रिकॉर्ड इन्हें रखना होता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो बेसिकली जर्नल फंड की बात यहाँ पर आती है कि जो जर्नल फंड है ये मेन अकाउंट है इनका, ठीक है। इनका जो मेन अकाउंट है, जो कि जर्नल फंड है, कैपिटल फंड हम इसे बोल सकते हैं, जो कि सेम नेचर में होता है जैसा कि कैपिटल अकाउंट होता है नॉर्मल बिजनेसेस में। अब बिजनेस में चूंकि आप पैसा लगा रहे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट, दैट इज वाई वो कैपिटल अकाउंट है, बट यहाँ पर इसे कैपिटल फंड बोला गया है, जर्नल फंड बोला गया, क्यों? क्योंकि दिस अमाउंट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ इन प्रॉफिट, फॉर द ग्रोथ इन बिजनेस। ये बेसिकली गुड कॉज में, सोसाइटी के कॉज में, प्रोटेक्शन प्रमोशन के कॉज में यूज़ होगा, और ये जो पैसा है ये या तो गवर्नमेंट ग्रांट से आया है, मेंबरशिप फीस से आया है, मतलब ये किसी व्यक्ति एक विशेष का पैसा नहीं है, इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ और द मनी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, इट इज़ द मनी ऑफ पब्लिक, इट इज़ द मनी ऑफ पब्लिक। ये पब्लिक का पैसा रहता है भाई यहाँ पर। अब चूंकि पब्लिक का पैसा है तो इसकी ऑडिट, इसकी अकाउंटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट अकाउंट होता है वो होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है ये नॉर्मल बिजनेसेस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जैसा ही होता है नेचर में, ठीक है। अब जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है एक ऐसा कॉमन अकाउंट है जिससे कि जो भी इनकमिंग्स हुई होती हैं, जो भी आउटगोइंग्स हुई होती हैं, उनको ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कैश आया है या जो बैंक से ट्रांजेक्शन हुए हैं उन ट्रांजेक्शन को ये अकाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि एनजीओ में जो कैश आया या गया है या जो बैंक से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं डे टू डे, उन ट्रांजेक्शन्स को ये अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है, ये अकाउंट जो है वो स्टोर करके रखता है, ठीक। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा सर? इसमें हमें देखने को मिलेगा इनकम, माने कि कहाँ कहाँ से पैसा आया है, सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स देखने को मिलेंगे जहाँ जहाँ पैसा गया है, ठीक है। और ये हमें बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट जो है वो बेसिकली होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के यदि हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ये रिकॉर्ड करता है सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन्स को और सारे के सारे बैंक के ट्रांजेक्शन्स को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी कैश में ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, ऑल द पॉसिबल कैश ट्रांजेक्शन, जितने भी बैंक पॉसिबल ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बात करें हम रिसीट्स की, तो यहाँ पर हमें जो है रिसीट्स होते हैं इन्हें डेबिटेड एक्सपेंडिचर में और क्रेडिटेड, देखो ध्यान से समझो, जितनी भी रिसीट्स होती हैं वो डेबिट होंगी, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो क्रेडिट होंगे, ठीक है। अब चूंकि ये असेट अकाउंट रियल अकाउंट है नेचर में, तो रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है DWCL CWGO। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्लियर। ये रूल्स हमें याद रखना, वही रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब जैसे ये रूल आया तो दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए, सर ये रियल एसेट है, रियल अकाउंट है, असेट या लायबिलिटीज़ के लिए ये काम कर रहा है, ठीक है।
देखो मैं बार बार इन चीज़ों को रिवाइज इस तरह से करने के लिए इसलिए आपसे बोलता हूँ बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में फंबल ना हो, एग्जाम में आप फंबल ना करें, हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप चीज़ों को इस तरह से याद करते चलें। अपार्ट फ्रॉम दैट it starts with opening balance, और बैंक स्टेटमेंट एंड एंड्स विद द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई इसका एक ओपनिंग बैलेंस होगा, इसका एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये डे बेसिस पर हो सकता है, ये वीकली बेसिस पर हो सकता है, ये क्वार्टरली बेसिस पर हो सकता है, या मंथली बेसिस पर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ट्रस्ट, नेचर ऑफ एनजीओ कि भाई वो किस तरह से अपने अकाउंट्स को डील या हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द कैश एंड पेमेंट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिंपल सी बात है भाई, जितनी भी कैश पेमेंट हैं, जितनी भी बैंक्स की स्टेटमेंट हैं, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेगा। हमें पास्ट टाइम का भी देखने को मिलेगा, हमें करंट सिनेरियोज का भी देखने को मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें फ्यूचर्स के भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अगला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में हम बात और करते हैं। यहाँ पर अभी हमने कौन सा देखा है, रिसीड एंड पेमेंट अकाउंट। अगला क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम है दोनों नेचर में, वही लिखा हुआ है कि ये जो सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब समझने की कोशिश करना, हमने क्या देखा, इनकम और एक्सपेंडिचर को हमने इससे हमने पेमेंट रिसीव को तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर के तौर पर ले लिया, लेकिन अब एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी है जो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के नेचर का होगा है नॉर्मल बिजनेसेस का। भी कंफ्यूज नहीं होना है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे बच्चे जो वो इन सिनेरियोज में कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर इन सिनेरियोज में लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट, इट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये नेचर याद रखना है कि भाई रिसीट एंड जो पेमेंट अकाउंट है, R&P जो अकाउंट है, ये सिमिलर है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के नॉर्मल बिजनेसेस के, और इसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नॉर्मल बिजनेसेस के। ठीक है, ये याद रखना अपन को। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको समझनी होंगी, यही डिफरेंस है। तो अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो सरप्लस और डेफिसिट है उसको नोट करता है। इफ़ देयर इज सरप्लस, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही सरप्लस का एक कंसेप्ट पढ़ा था कि सरप्लस क्या होता है। जो भी डोनेशंस आते हैं, जो भी मेंबर से फीसेस आती हैं, या जो भी गवर्नमेंट के ग्रांट्स आते हैं थ्रू आउट द ईयर, उसको ट्रैक किया। उसके अलावा थ्रू आउट द ईयर आपने जिस भी कम्युनिटी, जिस भी क्लास के लिए आप काम करते हो, उसको आपने जो कुछ भी एक्सपेंस करा। ठीक है, इसके बाद जो बचा, इट कुड बी डेफिसिट और इट कुड बी सरप्लस। या तो वो ज़्यादा होगा, व्हाट आई मीन कि भाई आपके पास आया ज़्यादा है, गया कम है, इट इज़ सरप्लस। ऑन द अदर हैंड क्या पॉसिबल है कि भाई आपने एक्सपेंस ज़्यादा करा है बट यू हैव लेस इनकम, इट मीन्स इट इज़ द डेफिसिट सिनेरियो। अब ये डेफिसिट सिनेरियो है या सरप्लस सिनेरियो है, इसका रिकॉर्ड कौन करा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेगा। यदि हम बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, आपका जो रेवेन्यू है और आपका जो एक्सपेंडिचर है, इफ़ रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर इट्स प्रॉफिट सिनेरियो, इफ़ रेवेन्यू इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर इट्स लॉस सिनेरियो। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप मेंटेन करते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखेंगे, देयर इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है आपका विच इज़ इन नेचर सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द नॉर्मल बिजनेस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये आपके ईयर एंड पर सरप्लस और डेफिसिट को देखेगा कि भाई आपके पास जितनी भी इनकमिंग्स हैं और आपके पास जितनी भी आउट गोइंग्स हैं, इनका जो डिफरेंस है वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है तो सरप्लस, नेगेटिव है तो डेफिसिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये रेवेन्यू अकाउंट है, और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा छप सकता है ये। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की। आई एम ट्राइंग टू कीप इट सिंपल, क्योंकि आई नो दैट पेपर टफ आ सकता है बट चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। द लेवल ऑफ क्वेश्चन कैन बी टफ बट द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन विल नॉट बी। ये आपको अंतर समझना होगा। 2023 में बच्चों ने यही किया था कि हमने क्वेश्चन को टफ समझ लिया था, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत इरेगुलर चीज़ें जो है वो अनवांटेड एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ ली थी, हैं जो बेसिक कंसेप्ट थे वो गड़बड़ा गए थे, एंड दे मेड मिस्टेक्स, ह्यूज मिस्टेक्स। ठीक है, तो रेवेन्यू अकाउंट की हम बात करें, इस अकाउंट की हम बात करें तो इट इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा है इट विल स्टोर ऑल ऑफ देम। सेकेंड थिंग, क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। टाइमिंग क्या है इसकी, इसको अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्रिएट किया जाता है। अब डिफरेंस बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इट गेट क्रिएटेड एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर
एंड इट रन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि आपका जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट है ये शुरुआत में ही बनता है और आप उसे थ्रू आउट द ईयर चलाते हैं। ऑन द अदर हैंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हम बात करें तो इसको हम एट द एंड ऑफ ईयर क्रिएट करते हैं सो दैट वी कैन कैलकुलेट द सरप्लस और द डेफिसिट। क्लियर है सभी को? आई गेस क्लियर होगा। चीज़ें थोड़ी सी मैं फास्ट चला रहा हूँ, एज आई टोल्ड यू कि भाई ये जो क्लासेस हैं ये रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है। चलो, हिट रिकॉर्ड्स डेफिसिट एंड सरप्लस एट द ईयर एंड, ठीक है वही बात है। इसके बाद इट इज़ बाय द मैचिंग एक्सपेंस अगेंस्ट द रेवेन्यू, सिंपल सी बात है, इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज करता है, मैच करता है, तो तभी तो ये डेफिसिट और सरप्लस को आपको कंपेयर करके दे पाता है। बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश एंड नॉन कैश दोनों को ही कंसिडरेशन में लिया जाता है, ठीक है। नॉन कैश क्यों लिया जाता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल इन माय डिटेल्ड वीडियो, जिसमें मैंने 30 मिनट में लगभग यही एक टॉपिक कंप्लीट कराया है। यहाँ पर हम 30 मिनट में 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर एक्सक्लूडेड, तो याद रखना है जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं या कैपिटल इनकम्स होती हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ओनली करेंट ईयर लिख गया है, ईयर है ये, करेंट ईयर ट्रांजेक्शन्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। उस अकाउंट में पास्ट प्रेजेंट प्रीवियस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के ही हमें ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलते हैं, बट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए मेंटेन किया जाता है। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैम, याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यदि आएगा तो इन्हीं चीज़ों पर, फीचर्स के बेस पर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। बैलेंस शीट पर ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मूव करते हैं कंपनीज एंड इट्स अकाउंट पर। अब ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, ठीक है, कंपनीज एंड इट्स अकाउंट को हम और कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान से समझते हैं कि भाई कंपनी क्या होती है। तो देखो, कोई भी ऐसी एंटिटी जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, एनीथिंग विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विल बी कंसीडर्ड एज अ कंपनी, ठीक है, विल बी कंसीडर्ड एज अ कंपनी। एंड याद रखना है द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्री डज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस ऑफ इट्स मेंबर। ध्यान से समझना, दो चीज़ें स्लाइड से इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग विल सेट टू बी अ कंपनी इफ इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट विच वॉज इन एग्जिस्टेंस बिफोर 2013, ठीक है। देखो 2013 को इसलिए 2013 को इसलिए मान लिया गया है कि मान लो 2013 से पहले की कोई भी कंपनी थी, सो दैट लेटर ऑन गवर्नमेंट मेड इट कंपलसरी, मैंडेटरी, कि भाई हर एक कंपनी को ये मैंडेटरी होगा कि वो 2013 एक्ट यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अपने आप को रजिस्टर करेगी। सो इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग कंपनी यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, सो दैट जो अपडेटेड डेफिनेशन है वो यही है कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी रजिस्टर्ड है विल बी कॉल्ड अ कंपनी। अब जब कंपनी फॉर्म हुई थी उस समय n नंबर ऑफ मेंबर्स थे और आज के समय n-x या n+x नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, या तो x नंबर ऑफ मेंबर्स उन n में से छोड़ के जा सकते हैं या x नंबर ऑफ नए मेंबर्स जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब कंपनी फॉर्म हुई थी तब से अब कुछ मेंबर्स यदि छोड़ के चले गए हैं या कुछ नए मेंबर आ गए हैं, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर, रजिस्ट्रेशन पर, इनकॉर्पोरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही ये लाइन कहना चाह रही है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ईच वन इज कॉल्ड शेयर होल्डर। होता क्या है, एक कंपनी लोगों से मिलकर बनी है, सब लोगों ने अपना अपना पैसा लगाया, मीन्स एवरीवन हैज सर्व्ड इट्स शेयर, हर एक व्यक्ति ने अपना अपना शेयर दिया है। तो यदि 100 रुपए की कंपनी है और 5 लोग हैं उन्होंने 20-20 रुपए लगाए हैं, तो हर एक व्यक्ति का 20 रुपए यानी कि 20% का शेयर है उस 100 रुपए की कंपनी में, तो 20% के वो व्यक्ति शेयर होल्डर हैं। तो शेयर होल्डर का मतलब ये है कि आपका इस कंपनी में कितने परसेंट का हिस्सा है, सिंपल सी बात है। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में एलैबोरेट करना चाहूँगा कि आज के समय सभी लोग शेयर होल्डिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट सभी के पास है, सभी लोग शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि आपने SBI के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, हम मान लेते हैं कि भाई SBI के जो 1 लाख रुपए के शेयर है, एक एग्जांपल के लिए, ऐसा नहीं है बट जस्ट मैं समझाने के लिए कि भाई वो 0.01% बनते हैं कंपनी की टोटल वैल्यू का, नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं बनते, है ना, नेग्लेजिबल है 1 लाख रुपए, बिल्कुल नेग्लेजिबल है। SBI इतनी बड़ी कंपनी, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कोशिश, नहीं तो बच्चे बोलने लगेगी सर 1 लाख रुपए को आप इतना बोल रहे हैं, मतलब ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल। तो यदि आप SBI के 1 लाख के शेयर ओन करते हैं, 1 लाख छोड़ो 1 करोड़ बोल देता हूँ, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाओगे, 1 करोड़ के शेयर हैं जिसको मैंने बोल दिया 0.01 जो है वो परसेंट है, तो उस केस में आप कंपनी के 0.01% के मालिक कहलाओगे। क्लियर है, 0.01 के क्या कहलाओगे आप भाई,
मालिक कहलाओगे। यही शेयर होल्डिंग पैटर्न कहलाता है। तो जो कंपनी होती है ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से आएंगे, आप अपनी इच्छा से चले जाएंगे। वॉलेंट्री एसोसिएशन हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो भाई जो कंपनी है ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, लोगों की जो पास साथ में आते हैं और इनका एक कॉमन पर्पस होता है। कॉमन पर्पस क्या होता है? कैपिटलिज्म, पैसा छापो। कि भाई शेयर मार्केट में हर व्यक्ति पैसा छापने आया है, मैं कोई बिजनेस ओपन करूँगा, आई वांट टू अर्न मनी, ठीक है। तो द कॉमन कॉज और द कॉमन पर्पस इज टू अर्न मनी, इज टू अर्न मनी। नोबडी ओपन्स अ बिजनेस टू सर्व, है ना भाई। किसी ने कोई दुकान खोली है, किसी ने कोई बिजनेस खोला है, ही इज़ नॉट देयर टू सर्व यू। भले हम बोलें कस्टमर सर्विस, दैट इज़ अ पार्ट, that is a tool to promote your business, that is a part to increase your profit, ठीक है। but service is not the thing for which we are running a business, ठीक है। तो भाई जो कॉमन पर्पस है वो बेसिकली अर्निंग प्रॉफिट है, एज मच एज प्रॉफिट यू कैन। अब एक कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है और एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, यानी कि इंडिया में जो कंपनी है ना, उस कंपनी को एक पर्सन माना जाएगा, बट आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन के बीच में आई लगा देंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो जाएगा। वो आज का करंट सिनारियो जो टेक्नोलॉजी के टर्म में आएगा, उसको कंफ्यूज नहीं करना है। और एक सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी से हमें क्या पता चलता है? सेपरेट लीगल एंटिटी से सर हमें ये पता चलता है कि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है। बिजनेस की अपनी लायबिलिटीज़ होंगी, बिजनेस की लायबिलिटीज़ के लिए जो पनिशमेंट हैं वो बिजनेस को मिलेंगे, बिजनेस के असेट के जो फ़ायदे हैं वो बिजनेस को मिलेंगे। सिंपल सी बात है ये कहने की। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है पैसे का जो लोग करते हैं, इसे हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। मतलब जब बिज़नेस को खड़ा करने के लिए लोग अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो इनिशियल अमाउंट लगाते हैं, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, उसे हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पर बात ये निकल के है कि जो कैपिटल है कंपनी की, इसे ही शेयर कैपिटल बोला जाता है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत जब बहुत सारे लोग आकर इस पैसे को बनाते हैं ना, जैसे मैंने अकेले एक कंपनी खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए लगाए, वो कैपिटल है। बट 100 लोग आए, उन्होंने पैसा थोड़ा थोड़ा जोड़ा और 1 करोड़ बनाया और फिर एक कंपनी को बनाया, वो शेयर कैपिटल कहलाएगी। इफ़ अ कैपिटल इज शेयर्ड बाय पीपल, इट विल बी कॉल्ड शेयर कैपिटल, एंड इफ इट इज़ मेंटेन बाय सिंगल पर्सन, इट विल बी कॉल्ड कैपिटल। बहुत सिंपल है, एक व्यक्ति कंपनी में पैसा लगा रहा है, कैपिटल। एन नंबर ऑफ लोग पैसा लगा रहे हैं, शेयर कैपिटल। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आई गेस सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आई एम ट्राइंग टू बी फास्ट एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाई। फीचर्स बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें कंपनी के, तो सबसे पहली चीज़ है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि जो कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है। इनकॉर्पोरेट का मतलब ये होता है कि उसको लीगली कंट्री में रजिस्टर्ड किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पर जब वो कंपनी बनी है। उस समय जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत यदि कंपनी को हमने लीगली बाइंड करके रखा है, इसका मतलब ये है कि वो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी कहलाएगी। कंपनी के अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं, इसमें कंपनी के सारे टर्म्स, कंडीशन, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, सारी की सारी चीज़ें लिखी होती है और उसी के हिसाब से कंपनी जो है वो चलती है ना। ओके। इसके बाद शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, शेयर कैपिटल होती है, एक्सेट्रा, सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी का अपना एक अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कंपनी खोली है तो आई एम एवरीथिंग, कंपनी इज़ नथिंग, नहीं। जब भी आप एक कंपनी खोलते हैं तो कंपनी को आप एक लीगल तौर पर इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब आप कंपनी को एक नाम देते हैं, उसका एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उसी तरह से होता है जिस तरह से एक व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। There is no difference between the birth certificate of a human and incorporation certificate of a company। दोनों ये एक बात है कि भाई दोनों का जन्म कब हुआ है। इंसान के जन्म को उसका बर्थ सर्टिफिकेट बताता है, कंपनी के जन्म को उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बताता है, ठीक है। कि कंपनी कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, है ना। जस्ट लाइक इन आर बर्थ सर्टिफिकेट देयर इज मेंशन कि भाई व्हेन वी बॉर्न, है ना, बाय whom we born, like our parents, where we born, like hospital and the city, same goes with the company in incorporation certificate। सिंपल सी बात ही है। इसके बाद ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पर? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है भाई कि कंपनी को आपने एक आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया। अब जैसे हर इस कंट्री में यदि कोई भी एक पर्सन है तो उसकी अपनी लायबिलिटी है। यदि उसने लोन लिया है तो वो लोन वही चुकाएगा। उसने किसी का मर्डर किया है, ही विल बी पनिशेबल। इसने कोई क्राइम करा, ही विल बी पनिशेबल। उसने कोई अचीवमेंट करी है, ओनली ही विल बी रिवॉर्डेड।
सेम गोज विद द कंपनी कि यदि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो कंपनी के यदि असेट हैं तो वो कंपनी के हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं तो वो कंपनी की हैं। कंपनी ने कोई क्राइम करा है, कंपनी विल बी पनिशेबल। कंपनी ने कोई अच्छी अचीवमेंट करी है, कंपनी विल गेट अवार्ड, कंपनी विल गेट प्रॉफिट, कंपनी विल गेट रेवेन्यू, कंपनी विल गेट ग्रोथ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चीज़ें चलती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई कंपनी से यदि लोग चले गए तो कंपनी ख़त्म हो जाएगी, नहीं। हमने देखा है कि रतन टाटा जी ने, तो जब भी हम टाटा की बात करते हैं तो रतन टाटा का नाम, या उनसे पहले उनके जो फाउंडर्स रहे हैं उनके नाम की बात करें, आज वो नहीं है फिर भी टाटा कंपनी चल रही है, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जिस पर्सन ने उसे खड़ा किया, ऐसा नहीं कि वो पर्सन आज नहीं है तो कंपनी भी नहीं होगी, नहीं। कंपनी की अपनी एक अलग लीगल आइडेंटिटी है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, चलो इसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है, देखिए आप सभी ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन पढ़ा होगा। गोइंग कंसर्न एजम्पशन में क्या होता है कि जब भी हम किसी बिजनेस को ओपन करते हैं तो वी इंटेंडेड टू रन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। मतलब हम चाहेंगे कि भाई हमने यदि कोई बिजनेस शुरू करा है तो विल रन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हम इसे रन करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आज बिजनेस चालू करा, मैं 2 साल 4 साल बाद इसे बंद कर दूंगा। मैं कोई भी व्यक्ति इस माइंडसेट के साथ किसी भी बिजनेस को रन नहीं करता है। ठीक है, तो परपेचुअल का मतलब है हमेशा चलने वाली चीज़। तो बिजनेस ये जो होता है वो एक हमेशा चलने वाली चीज़ होती है। कॉमन सील, हर एक कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब ये है कि जब आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाते हैं तो वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस पर साइन तो करते हैं, साथ में नीचे एक सील भी लगाते हैं। सील इज़ एन इंडिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कि भाई आपने ये रजिस्टर्ड ऑफिस से निकाली है चीज़, या एक रजिस्टर्ड अथोराइज पर्सन ने इसको क्या करा है, वेरीफाई करा है। तो सेम गोज विद कॉमन सील फॉर द कंपनी कि भाई कंपनी की कॉमन सील होगी। तो कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट जाएगा कंपनी से, जो कि बाहर जाएगा, कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी कम्युनिकेट करेगी दूसरी कंपनीज़ के साथ, कंपनी लीगली कम्युनिकेट करेगी कोर्ट के साथ या किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन के साथ, उस केस में कंपनी की एक कॉमन सील अटैच करी जाएगी जो ये आइडेंटिफाई करेगी कि ये जो भी डॉक्यूमेंट है ये ऑथेंटिकेटेड है उस पर्टिकुलर कंपनी का। इसलिए कॉमन सील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, देखो आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, तीनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो कंपनी के पास अपना एक एग्जिस्टेंस मिल गया, इस वजह से वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाने लगेगी। मतलब उसके असेट उसके हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ उसके हैं, उसके क्राइम्स उसके हैं या उसके अचीवमेंट्स उसके हैं, तो इसीलिए उसकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड हो गई। लाइबिलिटीज़ लिमिटेड हो गई मतलब ये है कि भाई यदि कोई ऑनर है उस कंपनी का, उसके अपने पर्सनल असेट हैं या उसकी अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज़ है, तो उन लाइबिलिटीज़ को चुकाने का जो जिम्मा है वो कंपनी का नहीं है। ऑनर अपने पर्सनल लाइबिलिटीज़ को ऑनर खुद चुकाएगा, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को कंपनी खुद चुकाएगी। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आई गेस मैं चीज़ों को बहुत प्रिसाइजली और छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। इंपॉर्टेंट है, 2023 में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम द टाइप ऑफ कंपनी। तो टाइप ऑफ कंपनी को हम देखें तो यहाँ पर इतनी सारी टाइप्स की कंपनीज होती है जिन्हें हम जल्दी जल्दी जो है वो फटाफट समझने वाले हैं, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कंपनी लिमिटेड की बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। पहले इन तीनों को समझ लो। हम यहाँ पर थ्योरी को डिटेल में नहीं समझेंगे, हम इस लिस्ट से ही सारी कंपनीज को फटाफट यहीं पर समझ लेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जिनको अपने शेयर होल्डर को सिर्फ वही अमाउंट रीपे करना है जिस वैल्यू का वो शेयर है, जिस वैल्यू का वो शेयर है। फॉर एग्जांपल यदि कंपनी के शेयर की आज की कीमत भले ही 500 रुपये, लेकिन उसकी बुक वैल्यू यदि 50 रुपये है, तो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो आपको 50 रुपये देने की है। कंपनी की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 50 रुपये देने की है। वंस द कंपनी हैज़ पेड दीज 50 रुपीज़ टू यू, कंपनी हैज़ नो अदर लायबिलिटी टुवर्ड्स यू। तो लिमिटेड बाय शेयर का मतलब ये है कि यदि कंपनी की लायबिलिटी शेयर अमाउंट तक पे करने की है तो भाई वो कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर। अदर हैंड कंपनी इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। मान लीजिए जब आपने कंपनी को ज्वाइन करा तो कंपनी ने इन रिटर्न फॉर्मेट आपको बोला कि भाई मैं आपको whenever आई विल बी क्लोजिंग मैं आपको ये एक्स अमाउंट दूंगा या दूंगी, कंपनी ने रिटर्न फॉर्म में आपको दिया है। तो इन केस जब कंपनी वाइंड अप करेगी तो कंपनी इज लिमिटेड टू पे यू द गारंटीड अमाउंट ओनली। कंपनी इज लिमिटेड टू पे यू द गारंटीड अमाउंट ओनली। तो इसे हम बोलेंगे कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। बट इट शुड बी इन रिटन, बट इट शुड बी इन रिटन। अब रिटन में क्या होगा,
जो भी कंपनी ने के साथ आपने एक एसोसिएशन बनाया होगा, जब भी आप कंपनी से जुड़ेंगे तो आप एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आप एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो वही सिनारियो, उसी चीज़ में सारी चीज़ें आपकी मेंशन होंगी। इसके बाद आती है अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है कि जिनकी लायबिलिटी का कोई ठिकाना नहीं होता है। हो सकता है कंपनी के सारे असेट बिक जाएं अपने शेयर होल्डर्स को रीपे करने में, मतलब कोई भी लायबिलिटी है, कोई भी लिमिट नहीं है, इट इज़ लिमिटलेस। तो ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए। चौथा है 1% कंपनी। नाम से ही क्लियर है, व्हेन अ कंपनी इज रन बाय सिंगल पर्सन ओनली, मतलब जब एक कंपनी को कोई एक व्यक्ति चलाएगा इट विल बी कॉल्ड अ 1% कंपनी। जस्ट लाइक कि भाई नॉलेज स्काई को मैं चला रहा हूँ इंडिविजुअली, सो नॉलेज स्काई इज़ अ 1% कंपनी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई शेयर होल्डर्स हैं या कोई पैटर्न्स हैं या कोई लोग हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, नो, इट इज़ रन बाय 1% ओनली विच इज़ अम्बरसर, सो इट इज़ अ 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी का डिफरेंस समझ लो। देखो, प्राइवेट कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिनके नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, और ये कंपनियां वो होती हैं जिनमें लोग पैसा नहीं लगा सकते। देखो, पब्लिक कंपनी का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बाय द गवर्नमेंट, ये याद रखना। जब भी हम पब्लिक वर्ड समझते हैं तो हम गवर्नमेंट समझने लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो है तो प्राइवेट की बट इंडिविजुअल पब्लिक के लिए ओपन है। अब इसको आप ऐसे समझिए, देखो, एक कंपनी एक्स है जिसे खोला अंबरसन ने, लेट से समझने की कोशिश करना, अंबरसन ने खोला एक्स कंपनी को। अब यदि ये एक्स कंपनी बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, या थोड़ा सा और बड़ा कर लिया मैंने खोलिए तो मान लीजिए नैस्डैक में, मान लीजिए डाउ जोन्स में, या कहीं भी एक्स एंड वाई मार्केट में लिस्ट हो जाती है और आप सब लोग इसमें पैसा लगा सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो भले ही द कंपनी इज ओपन बाय अम्बरसर बट इट विल बी अ पब्लिक कंपनी। तो व्हेन अ कंपनी इज ओपन फॉर पब्लिक यू कैन बाय और सेल इट्स शेयर्स इंडिविजुअली फ्रीली थ्रू अ डीमैट अकाउंट, इट विल बी कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी। अनलेस, तब तक यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो ये प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, है ना। कि भाई बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट में हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आज के सिनारियो में आप किसके शेयर्स को नहीं खरीद सकते। कोई भी एक कंपनी हम ऐसी ले लें जिसका आप शेयर्स नहीं खरीद पाएँ, लेकिन वो एक कंपनी है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी है। लेकिन जब वही लिस्ट हो जाएगी, जैसे जोमेटो की हम बात करें मान लीजिए, या ओला की हम बात करें, आज से 2 साल पहले भी ओला कंपनी चल रही थी, कंपनी तो चल रही थी, लेकिन क्या ओला के शेयर्स आप खरीद पा रहे थे, बेच पा रहे थे? नहीं। तो ओला एक प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन जैसे ही ओला का आईपीओ आया, अब आप मार्केट में ओला के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं, तो ओला अब एक पब्लिक कंपनी बन चुकी है। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी। होल्डिंग इन सब्सिडायरी कंपनीज। होल्डिंग इन सब्सिडायरी कंपनी क्या होती है? देखो, इसका एक एग्जांपल समझो। मेटा जो है ये होल्डिंग कंपनी है। अब फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सभी इसकी क्या है? सब्सिडायरी कंपनी है। या इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट एक होल्डिंग कंपनी है। गूगल, यूट्यूब, जीमेल, एडोब, ये सभी के सभी उसकी सब्सिडायरी कंपनी है। तो जो कंपनी जिनमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है कि एक मेन कंपनी होती है और उसने बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज़ को परचेज़ करके रख लिया है, तो वो क्या कहलाएगी? सब्सिडायरी कंपनीज़ कहलाएगी। जैसे हम बात करें, जो टाटा सन्स है वो एक होल्डिंग कंपनी है, लेकिन टाटा एलेक्सी की हम बात करें, टाटा मोटर्स की हम बात करें, टाटा पावर की हम बात करें, या टाटा की और जो कंपनियां हैं, लेट्स से टाइटन की हम बात करें, हम जूडियो की बात करें, इन भी जो भी कंपनियां जो टाटा जिनको ओन करता है, ये इंडिविजुअल कंपनी है बट टाटा इनको ओन करता है, इसीलिए टाटा सन्स जो हैं वो आपकी एक होल्डिंग कंपनी कहलाएंगे, एंड दीज कंपनी विल बी कॉल्ड सब्सिडायरी कंपनीज ओनली। ठीक है। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो साथ में जुड़ती हैं, कुछ शेयर कॉमन करती हैं, एंड दे वर्क टुगेदर। दे वर्क टुगेदर, उनको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनियां बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है और उनका कुछ शेयर कॉमन है, ठीक है, कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन है, ठीक है, तो उनको हम एसोसिएट कंपनियां बोलेंगे जो आपस में जुड़कर किसी पर्टिकुलर कॉमन गोल के लिए काम कर रही होंगी। कंपनीज इन टर्म्स ऑफ असेट टू कैपिटल, तो सबसे पहली चीज़ है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का स्टैक 51% या इससे ज़्यादा हो, मतलब हर वो कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप 51% या इससे ज़्यादा हो, वो कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या कहलाएगी? एनी कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट विच इज़ नॉट
इन द इंडियन टेरिटरी, मतलब कोई भी एक ऐसा एक्ट या कोई भी एक ऐसी कंपनी जो इंडियन टेरिटरी के बाहर कहीं रजिस्टर्ड हो, बाहर के किसी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेटेड हो, उसे हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। लेट्स से एप्पल है, टेस्ला है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे और भी जो आपकी फॉरेन कंपनीज़ हैं, जो यूएसए, चाइना, रसिया, जापान, अदर जगहों की कंपनियां हैं। सैमसंग ले लें हम, नोकिया ले लें हम, लेनोवो ले लें हम, ठीक है। ये सभी की सभी कंपनियां। चैरिटेबल कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनको अभी हमने पढ़ा प्रीवियस में कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, दे वर्क फॉर अ पर्टिकुलर सोशल कॉज ओनली, तो चैरिटेबल कंपनीज़ हैं। डोरमेंट कंपनी वो कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं बट दे आर नॉट वर्किंग, दे आर इनएक्टिव, है ना। मतलब बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं जो हैं बट वो इनएक्टिव हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, उनमें कोई ऑपरेशंस नहीं हो रहा है, तो वो डोरमेंट कंपनीज़ कहलाती हैं। निधि कंपनीज़ यानी कि चिट फंड कंपनीज़ होती हैं जो लोगों से छोटा छोटा अमाउंट डिपॉजिट कराती हैं, उस अमाउंट को मार्केट में अदर जगह इन्वेस्ट करती हैं, पैसा कमाती हैं, लोगों को कुछ इंटरेस्ट देती है और कुछ इंटरेस्ट कमीशन के तौर पर रखती है, तो उन्हें चिट फंड कंपनी या निधि कंपनियां कहा जाता है। द लास्ट बट और द लीस्ट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऑल द गवर्नमेंट बैंक सिंपली, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और यहाँ पर ये सारी की सारी कंपनीज की थ्योरी यहाँ पर दी हुई है, सो यू कैन रीड देम, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम बात कर लेते हैं कंपनीज़ की। तो कंपनी की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन पूछे या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू मस्ट रिमेंबर कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये सभी के सभी कंबाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं एक कंपनी के लिए, ठीक है। चलो, तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो किसी भी कंपनी के असेट को, फिक्स्ड असेट हो या करंट असेट हो, लायबिलिटीज़ को जो कि कंटीजेंट हो सकती हैं या नॉन कंटीजेंट हो सकती हैं, कंपनी के कैश को, कंपनी के ट्रेड को, कंपनी के रिसीवेबल्स को, पेबल्स को, कंपनी के असेट लायबिलिटीज़ वटेवर जो भी कंपनी के एस्पेक्ट हो सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करने का काम या उनका एक ट्रैक रखने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखता है। जैसे कि हम बैलेंस शीट की बात करें तो जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी ने किसी भी पर्टिकुलर ईयर में कैसा परफॉर्म करा है और उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर डेट पर कंपनी के एसेट लायबिलिटीज़ कैसे हैं, ये हमें कौन बताता है भाई, बैलेंस शीट बताती है। किसी भी पर्टिकुलर ईयर एंड पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस एक्योर करा, ये हमें कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टेटमेंट बताता है। इसके अलावा हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये बेसिकली कंपनी में कैश कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ऑन द अदर एंड कंपनी के इनकम एक्सपेंडिचर्स के पैटर्न को हमें बताता है। फर्दर मोर हम बात करें तो जो कंपनी का यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, तो भाई लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते बेचते रहते हैं, इन्वेस्टर्स आते जाते रहते हैं, तो कंपनी के इक्विटी में चेंज कैसे हो रहा है। मान लीजिए प्रमोटर्स बढ़ रहे हैं तो कभी प्रमोटर्स घट रहे हैं, कभी म्यूचुअल फंड हाउसेस ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, कभी फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगा रहे हैं, कभी एफ फाइनेंशियल इंडिविजुअल्स पैसा लगा रहे हैं। तो ये जो इस तरह के सिनारियोज होते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज ऑफ इक्विटी में हमें देखने को मिलते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई हम कंपनी के असेट्स को ट्रैक कर सकते हैं, हम कंपनी की लायबिलिटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, पहली चीज़। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ चीज़ें हैं जो नोट कर लो। आप असेट लायबिलिटी को ट्रैक कर लोगे, आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रैक कर लोगे, कंपनी के इनकम एक्सपेंडिचर को आप ट्रैक कर पाओगे। इसके बाद कंपनी का ओवरऑल बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, कंपनी में ग्रोथ है, डिक्लाइन है, कैसा, आप ये ट्रैक कर पाओगे। ओवरऑल यदि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं सो दैट आप कंपनी की एक ओवरऑल हम फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे कि कंपनी कैसी है, वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन इट और वी शुड नॉट, ये हम डिसीजन ले पाते हैं किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, थ्योरी आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मीनिंग ऑफ शेयर को हम समझते हैं। तो शेयर की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 84 में डिफाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो शेयर होता है वो कुछ भी नहीं है, शेयर कैपिटल का एक
अब शेयर कैपिटल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो कोई पर्सन जिसे ओन करता है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, ठीक है, या उसे शेयर कहते हैं। मतलब ये है कि यदि एक कंपनी की 100 रुपये की वैल्यू है, ठीक है, और उसमें 10 लोग हैं, उस कंपनी में 10 लोग हैं, कितने लोग हैं कंपनी में? 10 लोग हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी के पास 1 रुपये है इस कंपनी का, यानी कि उसने कंपनी में 1 रुपये लगाया है, किसी ने एक कंपनी में 20 रुपये लगाए होंगे, तो किसी ने 50 रुपये भी लगाए होंगे। तो जिसने 50 रुपये लगाए ये कंपनी का 50% का शेयर, यानी कि 50% की पार्टनरशिप है कंपनी में। किसी ने 20 रुपये लगाए, यानी कि 20% की पार्टनरशिप है। किसी ने 1 रुपये लगाए, यानी कि वो 1% की पार्टनरशिप है। तो जितने परसेंट वो कंपनी में ओन करता है दैट इज़ हिज शेयर इन द कंपनी, ठीक है। शेयर कैपिटल में जितना पैसा उस पर्टिकुलर पर्सन ने लगाया है दैट विल बी हिज शेयर और हिज इक्विटी इन द कंपनी, इन अ वेरी सिंपल वर्ड। तो वही शेयर कैपिटल को मैंने वही उसी तरह से समझाया कि जब कैपिटल को बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं तो वो शेयर कैपिटल कहलाने लगती है, और हर एक व्यक्ति का जो हिस्सा होता है शेयर कैपिटल में वो उसका शेयर कहलाता है या उसकी इक्विटी कहलाने लगती है, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी, दूसरे होते हैं प्रेफरेंशियल। इक्विटी का मतलब होता है कि हम और आप जो शेयर्स खरीदते हैं वो इक्विटी शेयर है, कि आप मार्केट में गए, आपने शेयर्स खरीदे डीमैट के थ्रू, सेल करे 500 पर, सॉरी बाय करे 500 पर, सेल करे 600 पर, 100 रुपये का प्रॉफिट लिया पर शेयर और आप बाहर हो गए। तो ये तो इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। जब भी आप किसी कंपनी को देखेंगे तो उस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाए होते हैं, तो उसमें लिखा होता है प्रमोटर्स, उसमें लिखा होता है रिटेलर्स, उसमें लिखे होते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज, उसमें लिखा होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो जो प्रमोटर्स होते हैं उनके पास जो शेयर्स होते हैं वो प्रेफरेंशियल शेयर्स कहलाते हैं। अब बाकी की जो कैटेगरी है, यानी कि रिटेलर्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं, इन सभी के पास जो शेयर होते हैं वो इक्विटी शेयर कहलाते हैं। अंतर ये होता है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स प्रमोटर्स के पास होते हैं। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया होता है, जिन्होंने कंपनी को बनाया होता है। प्रमोटर्स के पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ लेवरेजेस होते हैं। इक्विटी में कुछ एडवांटेजेस लेवरेजेस कम होते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ होती है, जैसे कि डिविडेंड होगा, सरप्लस होगा। इक्विटी में सिर्फ जो भी ग्रोथ हुई होती है प्रॉफिट लॉस के हिसाब से वो पे किया जाता है, बट प्रेफरेंशियल शेयर में क्या होते हैं, जो भी इसके अलावा जो सरप्लस बचता है वो सरप्लस को भी जो फर्दर इसको डिवाइड कर दिया जाता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट जो होते हैं वो प्रेफरेंशियल शेयर्स में होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये डायरेक्ट आप एक बार इसे रीड कर लेंगे। यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड का कंसेप्ट है। इक्विटी शेयर मतलब भाई शेयर मार्केट के थ्रू आप जो भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो इक्विटी शेयर में आते हैं और ये सीधे तौर पर मार्केट के रिस्क से कनेक्टेड होते हैं। वही थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल को हम समझा चुके हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल क्या है। बस ये कहाँ पर है ये नोट कर लो। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43B में डिफाइन है, ठीक है। तो जो प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं वो उन व्यक्तियों के पास होते हैं जिन्होंने कंपनी को बेसिकली खड़ा किया होता है, दोज हु मेड द कंपनी, ठीक है, दोज हु ओन द कंपनी। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है कि देखो भाई, प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं जो आप डिविडेंड को रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा विल फर्स्ट मेक पेमेंट टू अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि कभी कल को कंपनी बंद हो रही है तो पहले पैसा किसका चुकाया जाएगा? पहले प्रेफरेंशियल शेयर्स का पैसा चुकाया जाएगा, ना कि इक्विटी वाले का। तो एक ये बेनिफिट है। उसके बाद जो फिक्स्ड रेट होता है उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इसके अलावा कभी डिविडेंड पे करना हो तो सबसे पहले डिविडेंड पे किया जाएगा आपको, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले ही आपको पे मिल जाएगा, यानी कि रीपेमेंट, डिविडेंड पेमेंट, इक्विटी पेमेंट, प्रॉफिट पेमेंट, सरप्लस पेमेंट, जितनी भी तरह की ये पेमेंट्स होती हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स को पहले मिलती है। नाम में ही क्लियर है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स। चीज़ों को हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, वी नीड टू कीप दैम एज सिंपल एज वी कैन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल सोन इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कितने तरह की शेयर कैपिटल जो है वो दिखती है। तो सबसे पहले बात आती है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फिर आती है इशूड, फिर होती है सब्सक्राइब्ड, फिर होती है कॉल्ड अप, ये कॉल्ड अप में लिखना भूल गया था, फिर होती है पेड अप कैपिटल। अब इसको समझ लो वन बाय वन। देखो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? जब एक कंपनी खड़ी होती है तो वो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेती है। तो लेट्स से उसने 100 रुपये की परमिशन ले ली कि मैं 100 रुपये तक के शेयर जो हैं वो सेल कर सकता हूँ या 100 रुपये तक उगा सकता हूँ, कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है जो कि पॉसिबल है एक कंपनी के पास इतने राइट्स। अब क्या होता है, कंपनी ने परमिशन तो 100 रुपये की ले ली, लेकिन कंपनी एकदम से 100 रुपये की शेयर्स जारी नहीं करती है या 100 रुपये की ऑफर फॉर सेल नहीं करती।
तो कंपनी क्या करेगी, उसमें से कुछ हिस्सा इशू कर देगी। जैसे मैंने परमिशन ले ली अपने बोर्ड से, अपनी गवर्नमेंट से, कि भाई मैं 100 रुपये के शेयर जो है वो सेल कर रहा हूँ, बट फिलहाल मुझे पता है कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ ज़रूरत 50 रुपये की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 100 रुपये तो मैं इशू कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ 50 रुपये के शेयर इशू करे कि भाई मुझे 50 रुपये चाहिए और उस 50 रुपये के शेयर मैं इशू कर रहा हूँ। तो जो शेयर हमने आउट ऑफ अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जो कैपिटल मैंने इशू करी सेल करने के लिए, वो मेरी इशूड कैपिटल कहलाएगी। अब ज़रूरी थोड़ी कि भाई जो मैंने इशू करी वो सभी लोग ले ही लें। यदि कंपनी अच्छी है तो भाई मल्टीपल टाइम सब्सक्रिप्शन होगा, कंपनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है मैंने लोगों से 50 रुपये मांगे, 50 रुपये की शेयर मार्केट में रखे, लेकिन लोगों ने सिर्फ 40 रुपये की शेयर खरीदे। तो आउट ऑफ इशूड कैपिटल जितनी कैपिटल सब्सक्राइब हुई होती है उसे हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं, है ना। 100 रुपये अथराइज थे, बट कोई भी कंपनी एक बार में अथराइज कैपिटल इशू नहीं करती है, कुछ हिस्सा उसका इशू करती है, फिर कुछ बाद में कभी इशू कर देती है, व्हेन एवर दे नीड। तो इशूड कैपिटल क्या हो जाएगी, इशूड कैपिटल वो कैपिटल हो जाएगी आउट ऑफ अथराइज्ड की जो हमें ज़रूरत है, जो हमने इशू कर दी। अब इशूड में से जितना सब्सक्राइब किया लोगों ने, मान लीजिए मैंने 50 रुपये के शेयर मार्केट में डाले, लेकिन लोगों ने 40 रुपये के शेयर ही सब्सक्राइब करे, ठीक है। मतलब जितने लोगों ने शेयर सब्सक्राइब करे वो 40 रुपये की वैल्यू रख रहे थे, ठीक है। तो अब भाई 40 रुपये की शेयर तो सब्सक्राइब हो गए, 10 रुपये के अभी भी नहीं हुए, ठीक हो, कोई बात नहीं। अब बारी आती है कॉल्ड अप कैपिटल की। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, अब मैंने देखा कि भाई 100 रुपये की तो परमिशन ले ली थी मैंने, लेकिन मुझे ज़रूरत थी 50 रुपये की, और मैंने 50 रुपये के शेयर्स को मार्केट में डाल दिया था सेल करने के लिए, लेकिन सेल सिर्फ 40 रुपये के हुए, तो वो सब्सक्राइब हो गए। अब लोग मुझे अभी सब्सक्रिप्शन तो गए, लेकिन उसके बदले में लोग पैसा दे रहे हैं मुझे। तो मैंने लोगों से बोला कि यार ऐसा करो, मुझे तुम 40 रुपये मत दो अभी, है ना। हम मान लेते किसी एक व्यक्ति ने लिया ये, तो मैं बोलता भाई तुम मुझे 40 रुपये मत दो, तुम मुझे अभी से 20 रुपये दे दो, मुझे इन 40 में से अभी के लिए तो 20 रुपये की ज़रूरत है, 20 रुपये तुम मुझे 15 दिन बाद दे देना। तो जो पैसा मैंने मांगा वो कहलाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप कैपिटल क्या होगा, उस व्यक्ति ने मान लो मुझे 20 के 20 पूरे दे दिए, या उसने बोला नहीं मैं आपको अभी 15 रुपये दे रहा हूँ, तो ये जो पैसा मुझे एक्चुअल में मिलेगा ये कहलाएगा मेरा पेड अप कैपिटल। ये क्या कहलाएगा, मेरा पेड अप कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। तो सिनेरियो कुछ इस तरह से दोस्तों चलता है। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। इसको मैंने यहाँ पर थ्योरी में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार बहुत डिटेल में से पढ़ ज़रूर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे की क्लास में एक क्लास और लेंगे और बाकी का सारा रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहे। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, गुड नाइट।